नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो इस चैनल पे करने जा रहे हैं राजस्थान नगरपालिका एक्ट ईओ और आरओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता है कि राजस्थान का नगरपालिका एक्ट जो कि सिलेबस के भाग 2 के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर हमने धारा 1 से लेकर धारा 66 तक कर ली। इसके अंदर हमने नगर पालिका का गठन पढ़ लिया है, वार्ड समितियां पढ़ ली है, परिभाषाएं पढ़ ली है। और अब आज की हम क्लास में कंप्लीट करेंगे नगर पालिका की संपत्ति, जो कि धारा 67 से लेके 75 तक कंप्लीट हो जाएगी। और इस क्लास का मोटिव यह है कि बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान नगरपालिका एक्ट की जो बुकें मार्केट में हैं, बुक्स जो मार्केट में हैं, और जो आपका एक्ट जो पीडीएफ डाउनलोड करके आपने फाइल करा रखा होगा या फिर जो बुक्स लेके आए हो, उसकी लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी। बहुत बच्चे हैं जिनको समझ में भी आ रही होगी और बहुत ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनको नहीं आती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आ जाए इस लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। तो अब हम इसमें ये जो राजस्थान की नगर पालिका का गठन है वो पढ़ लिए हैं, कार्य संचालन वार्ड समिति वाला ये कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नगर पालिका संपत्ति। ठीक है। और एक ये सूचना देनी थी कि अभी थोड़े दिन से मेरी वीडियो थोड़ी डिले हो रही है। इसका रीजन ये है कि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, है ना। तो अब रेगुलर अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। दिवाली की सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, दिवाली खत्म हो चुकी है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी से अपन तैयारी करेंगे तो आगे चल के हमें जो है बिल्कुल इजी रहेगा अपनी प्रिपरेशन को। जो अपन सही गाइडेंस में जो तैयारी होगी ना, वो बिल्कुल आपको आगे बिल्कुल फायदा पहुंचाएगी। ठीक है। तो हमको बिल्कुल ईओ और आरओ की तैयारी करनी है। आपकी ईओ की सीटें तो लगभग 27 बढ़ चुकी हैं, और आरओ की भी बढ़ने की संभावना है कि लगभग 34 के समथिंग आरओ की सीटें बढ़ने वाली हैं। तो काफी अच्छी बात है कि आप लोगों की तैयारी करते हुए ही आपको ये बढ़िया सूचना मिलने वाली है कि आपकी ईओ और आरओ की वैकेंसी जो है इंक्रीज होने वाली है। जैसा कि सबको पता है कि मई के सेकेंड वीक में पेपर इसका कंडक्ट होगा आरपीएससी द्वारा। तो उससे पहले अपन को इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है कि, क्योंकि कंपटीशन देखिए इसमें बहुत है हार्ड, बहुत हार्ड कंपटीशन है ना। और पोस्ट है बहुत अच्छी। अगर आपको जो बच्चे हैं जो वास्तव में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो अभी बहुत कम है, देखा जाएगा, मतलब देखा जाए ना, तो बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ठीक। चलो अपन आगे चर्चा करेंगे इन बातों को लेके। हम समय समय पर जो वीडियो आ रहे हैं उन पे आगे चर्चा करेंगे। और अभी हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए नगर पालिका संपत्ति। तो नगर पालिका संपत्ति ये पूरा अध्याय का नाम है। इस अध्याय का नाम है नगर पालिका संपत्ति। मतलब नगर पालिका के अंडर में जो भी अपनी प्रॉपर्टी रहती है, खुद की प्रॉपर्टी रहती है, या वो रेंट पे लेके रखता है, उसके बारे में जो है आपको जानकारी इस अध्याय में मिलेगी। किस तरह से नगर पालिका की संपत्ति का सर्जन होता है, किस तरह से अपनी नगर पालिका संपत्ति को उपयोग में लेती है ना। राज्य सरकार किस तरह से अनुदान देती है ना। इस सारी चीजों का हम जो है ज्ञान करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धारा 67, धारा 67 से लेके धारा 75 तक ये नगर पालिका संपत्ति वाला अध्याय हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपको ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको उसमें मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और क्लास की अपडेशन के बारे में भी वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम धारा 67। देखो धारा 67 में लिखा हुआ संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, मतलब नगर पालिका संपत्ति का अर्जन कैसे करेगी, मतलब संपत्ति कैसे बनाएगी और उसको धारण कैसे करेगी, उसके बारे में उपबंध लिखा हुआ है। इस अधिनियम के तहत नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र, मतलब अपने क्षेत्र सीमा के अंदर, ठीक है, क्षेत्र की सीमा के भीतर या बाहर, मतलब ये तो क्षेत्र की सीमा के अंदर हो गया, ठीक है, या बाहर भी, मतलब बाहर भी वह दान द्वारा या खरीद कर, है ना, या खरीद कर स्थावर या जंगम संपत्ति अर्जित व धारण कर सकती है। ठीक है। मतलब धारा 67 में साफ साफ लिखा है कि नगर पालिका अपनी द्वारा जो संपत्ति का अर्जन कर सकती है, नगर पालिका सीमा के अंदर और नगर पालिका सीमा के बाहर। तो बिल्कुल इसको पावर दे रखी है नगर पालिका को धारा 67 के अंतर्गत। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति कैसी, देखो इसमें लिखा हुआ स्थावर या जंगम, मतलब अस्थाई और स्थायी दोनों तरह की, मतलब चल और अचल संपत्ति
उसके बारे में जो है संपत्ति का सर्जन कर सकती है। अब देखो धारा 68 में क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। धारा 68 में लिखा हुआ है आपके, ये धारा 68 में संपत्ति का निहित होना, संपत्ति का निहित होना मतलब संपत्ति किसके अंदर निहित होगी। इस धारा के अंतर्गत यह है कि ऐसी संपूर्ण संपत्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित न किया गया हो, मतलब ऐसी विशेष संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा उसे रिजर्व नहीं किया गया हो, है ना, तो नगर पालिका में निहित होगी। मतलब होता है ना, जैसे नगर पालिका क्षेत्र की जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक जितनी भी संपत्ति है नगर पालिका सीमा के भीतर, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में वन हो गए, वन, तो ये वन जो है आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्व होगी। यहाँ पे नगर पालिका कुछ नहीं कर सकती, कोई खान के अधीन आ गई कोई भी जमीन, तो इन जो आरक्षित क्षेत्र है ना, इनको छोड़कर जितनी भी संपत्ति होगी वो आपकी नगर पालिका के अंदर निहित होगी। उक्त संपत्ति के संबंध में उसके निदेश प्रबंध और नियंत्रण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। ठीक है, मतलब जो भी नगर पालिका की संपत्ति बची उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी जवाबदेहिता किसकी होगी, आपके नगर पालिका की। कौन कौन सी संपत्ति होती है, समस्त प्रकार की सार्वजनिक भूमि, मतलब सभी प्रकार की सार्वजनिक भूमि आपके नगर पालिका के में निहित होती है। नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक परकोटे, जो चार दीवारी होती है वो आपके नगर पालिका के अंदर। बाजार, वधशालाएं, मतलब वधशाला मतलब जहाँ पे आपके वधशालाएं क्या होती है, शमशान घाट हो गए आपके, है ना, ये खाद्य और विष्टा के डिपो, मतलब कचरा का डिपो जो होता है आपका, सभी सार्वजनिक स्थानों जो नगर पालिका निधि से निर्मित की गए हों, मतलब ऐसी संपत्तियां जो नगर पालिका का जिसमें पैसा लगा है वो सारी संपत्तियां आपकी नगर पालिका की होगी। जैसे तालाब हो गए, सार्वजनिक तालाब, जलाशय, कुंड, झरने, जल सेतु, सुरंगें, पाइप, पंप, ये सारी जो संपत्तियां हैं, मतलब कोई कुआं है ना गाँव में, ठीक है, गांव में कोई कुआं है तो वो भी आपका नगर पालिका का ही होगा। ठीक है, शहर में कस्बे में जो कुआं है, अगर वो निजी नहीं है तो, ठीक है, अगर वो निजी नहीं है तो ये लिखा हुआ है। इसी मार्ग व समीप की नालियां व जल सारणियां आदि, मतलब ये देखो ये मार्ग है, ये कोई रोड जा रही है और रोड के बगल में जो नालियां बनी रहती है ना, तो नालियां भी नगर पालिका की संपत्ति में आती है। ठीक, क्या होता है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये आपका हो गया रोड हो गई, ठीक है, ये आपकी रोड होगी। अब ये रोड के बगल में जो नालियां बनी हुई है ना, ये देखो नालियां बनी हुई है ना, ऐसी थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, ये आपके मकान बने हुए हैं, ठीक है, रोड के दोनों तरफ। तो इस मकानों की सीमा के बाहर, इस मकान से इस मकान की सीमा की जो ये बाहर जो जगह है ना, ये सारी सार्वजनिक संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, तो सार्वजनिक मार्ग और पटरियां, पत्थर, अन्य सामग्री, समस्त वृक्ष सामग्री, उपकरण आदि, ठीक है, सभी तरह के सार्वजनिक पार्क, मतलब जो भी पार्क है सार्वजनिक, पब्लिक पार्क, उद्यान, चौक, जैसे अभी मैं बताऊं आपको, जयपुर के अंदर जो सिटी पार्क बना है अभी, राजस्थान आवासन मंडल ने, आरएचबी ने जो बनाया है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जो जो सिटी पार्क बनाया है, सबसे भव्य पार्क है अभी राजस्थान का, इस टाइम का सबसे मॉडर्न पार्क है सिटी पार्क, जो कि आगे मानसरोवर ने बनाया है। तो ये जो पार्क है जो सरकार की संपत्ति पे बना है, तो ये बिल्कुल सार्वजनिक है। ठीक है ना, इस तरह से ऐसी सरकारी भूमियां जो राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा नगर पालिका में निहित की गई हो, मतलब ऐसी सभी प्रकार की भूमियां जो राज्य सरकार ने कह दिया कि नगर पालिका इसका जो है मेंटेन करेगी, तो वो नगर पालिका में निहित हो जाएगी। सार्वजनिक लैंप, मतलब जो सार्वजनिक रोड पे लाइटें जलती है ना, लाइटों के खंभे जो होते हैं, सरकारी भूमि, भवन आदि सभी क्या है, आपके नगर पालिका की संपत्ति में आते हैं। सभी भटके हुए जानवर, मतलब जानवर भी आप ये देखो कि जानवर अगर जो कोई है भटकता हुआ, या आवारा जो पशु है, आवारा आवारा जो पशु है वो आपका बिल्कुल नगर पालिका की संपत्ति में आता है। आपने देखा होगा जयपुर शहर में तो नगर निगम इतनी एक्टिव है कि अगर कोई सड़क पे गाय भी दिख जाती है ना, तो उसको उठा के और बिल्कुल गौशाला में ले जाया जाता है। इससे दो चीज होती है, देखो गौशाला में गाय ले गए, उससे दो चीज क्या होती है, दो चीज ये होती है कि एक तो ये होती है कि शहर बिल्कुल सुरक्षित महसूस होता है, शहर साफ सुथरा होता है। अब गाय है तो जानवर है, तो जानवर कहीं पे भी जाके गोबर कर सकता है, किसी भी तरीका का जो है गंदगी फैला सकता है। तो गौशाला में अगर इसको भेजने से क्या होगा कि शहर बिल्कुल साफ सुथरा बने। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगी, गायों की बिल्कुल आपको सेवा होगी, गायों को सुरक्षित महसूस होगा, गायों के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, वहां पे उनसे जो है चारा बिल्कुल टाइम पे मिलेगा उनका, उनके लिए। और इससे क्या होगा, नगर निगम को
चारा बिल्कुल टाइम पे मिलेगा, गाय स्वस्थ रहेगी, उनका जो दूध निकाला जाएगा और डेयरी फार्म पे सप्लाई किया जाएगा। तो एक तरह से इनकम ऑफ सोर्स भी नगर पालिका निगम का हो जाता है। तो ये देखिए, एक तीर से दो निशान इसे ही कहते हैं। बहुत अच्छा मतलब डेवलप किया है नगर निगम जयपुर ने। हाँ। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को सौंपी गई भूमि निम्न आधारों पर पुनर्गठित करने के लिए सक्षम होगी। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को सौंपी गई भूमि निम्न आधारों पर पुनर्गठित करने के लिए सक्षम होगी। मतलब राज्य सरकार ने अगर नगर पालिका को कोई जमीन भेज दी है, मतलब कह दिया कि ये आपकी संपत्ति नगर पालिका को, तो क्या होता है कि कुछ आधार ऐसे होंगे कि नगर निगम जो है या नगर पालिका जो है, नगर पालिका से राज्य सरकार वापस जो अधिकार वापस ले सकती है, मतलब पुनर्ग्रहित कर सकती है, वापस से ले सकती है। क्या कि जांच करने पर यह पाया जाए कि ऐसी नगर पालिका भूमि का कुप्रबंधन किया है, मतलब नगर पालिका ने उस भूमि का ढंग से मेंटेन नहीं किया, जो सरकार ने जो नियम बनाए थे उसके अनुरूप उसका पालन नहीं किया, तो वो जांच कराकर वो वापस से उसका पुनर्गठित कर सकती है। ठीक है। सेकंड, चलो कि राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि लोकहित में उपेक्षित है। मान लो कोई ये जमीन पड़ी थी आज की तारीख में, आज की तारीख में कोई ये जमीन पड़ी थी और बिल्कुल नगर पालिका को राज्य सरकार ने दे दी, 10 साल पहले दे दिया, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व नगर पालिका को ये जमीन दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि आज चल रहा है 2022, है ना, और आज सरकार को लगता है कि यहाँ पर है ना सार्वजनिक पार्क बनना चाहिए, है ना, और उसको डेवलप करने का काम है आरएचबी का। तो वो जो जमीन नगर पालिका को दी थी उसको वापस ले सकती है और आरएचबी को पार्क डेवलपमेंट के लिए दे सकती है ना। तो राज्य सरकार को लगता है कि लोक हित में जरूरी है, तो बिल्कुल आपके जो है जमीन देके पुनर्गठित कर सकती है ना। ये था 68 में। ठीक, 67 में क्या था, अर्जन करने की शक्ति। 68 में क्या है, आपकी जो नगर पालिका संपत्ति किसमें निहित होगी। 69 में क्या है, करार, विनिमय, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका की द्वारा संपत्ति अर्जित करना। इसमें क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका कोई करार मतलब एग्रीमेंट द्वारा कोई स्थावर संपत्ति, है ना, कोई अचल संपत्ति, मतलब स्थावर मतलब अचल संपत्ति विनिमय द्वारा संपत्ति या भाड़े पर या पट्टे पर अर्जित कर सकती है। नगर पालिका कोई करार करके आपके कोई विनिमय करके पट्टे पर या किराए पर मतलब संपत्ति का अर्जन कर सकती है। नगर पालिका दानदाता द्वारा, मतलब कोई होते ना कि जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ, है ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे पास पड़ी है 100 बीघा जमीन, तो 100 बीघा जमीन है, तो मैं सोचूंगा यार मेरे मरने के बाद इस जमीन का होगा क्या, तो मैं दान कर सकता हूँ नगर पालिका को, ये नगर पालिका की आज से संपत्ति हो जाएगी, है ना। कोई अनुदान द्वारा या समर्पण द्वारा, है ना, स्थावर या जंगम संपत्ति प्राप्त कर सकेगी नगर पालिका। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका के लिए, है ना, नगर पालिका के लिए पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, ये ध्यान रखना, पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन सर्जित किसी न्याय का हितग्राही हो सकती है। मतलब यह है कि नगर पालिका जो धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 है और न्यास मतलब ट्रस्टीशिप अधिनियम 1882 इसके अधीन किसी संपत्ति का अर्जन कर सकती है। ठीक, ये 69 में है। तो 69 में था। अब देखो 70 में क्या लिखा हुआ है, 70 में क्या लिखा हुआ है आपके, एक सेकंड इसको बड़ा कर दूं थोड़ा। 70 क्या में लिखा हुआ है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन 70 में लिखा हुआ है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। कौन सी भूमि है जिसका अनिवार्य अर्जन किया जाएगा, देखो नगर पालिका सीमा के अंदर या बाहर, नगर पालिका सीमा के अंदर या बाहर, ये चीज ध्यान रखना, अंदर या बाहर नगर पालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, मतलब नगर पालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार क्या करेगी, भूमि का अर्जन अधिनियम जो होता है, अधिनियम जो कानून है 1894 वाला, उसके आधार पर भूमि अर्जित करने की कार्रवाई करेगी। ठीक है, ये है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका द्वारा मुआवजे या अन्य संदाय प्रभार करने पर नगर पालिका में उस भूमि के संबंधी अधिकार निहित हो जाएंगे। मतलब मानो, देखो सिंपल सी बात ये है, ये पूरी जमीन है और ये राज्य सरकार की और बाकी ये सारी नगर पालिका की है।
अब नगर पालिका को लगता है कि ये जमीन भी अपन को एक्वायर करनी चाहिए, अर्जित करनी चाहिए, तो वो राज्य सरकार को अनुरोध भी देगी। राज्य सरकार को अनुरोध भी देगी, यहाँ पे नगर पालिका चाहती है कि यहाँ पे हम बिल्कुल गौशाला का निर्माण कर दें, मान लो। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, अनुरोध भेजेगी राज्य सरकार को कि यहाँ पे जो गौशाला का निर्माण करना है, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करो। तो शिफ्ट करने के लिए नगर पालिका पूरा खर्चा उठाएगी, कि नगर पालिका उनको क्या देगी, मुआवजा देगी। नगर पालिका क्या देगी, मुआवजा देगी। तो नगर पालिका इस तरह का कार्रवाई कर सकती है धारा 70 के अंदर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि 71 में क्या लिखा हुआ है। 71 में हम देखें तो कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन, मतलब कुछ भूमि है उनका आवंटन भी और नियमन दोनों के बारे में जानकारी है। ऐसी समस्त भूमियां जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, ध्यान रखना, राजस्थान आवासन मंडल, सॉरी, राजस्थान भू राजस्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90B के अधीन प्राप्त की गई है तथा अभ्यर्पण स्वीकार कर नगर पालिका में रखी गई है। ठीक है, ऐसी भूमियों का आवंटन और नियमन कर सकता है। मतलब धारा 71 में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका किन किन भूमियों का आवंटन कर सकता है या उनका नियमन कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये जो सब कुछ कार्रवाई होती है ना, वो राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90B के अधीन अगर कोई भूमि है तो उसका नगर पालिका आवंटन कर सकती है, नियमन कर सकती है। और 90B धारा 1956 में क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ी जानकारी रखेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको अभी, जैसे मान लो कि किसी की ये बड़ा सा खेत है ना, ये मान लो 5 बीघा का खेत है। अब 5 बीघा का खेत है, काश्तकार की जमीन है किसी की, है ना। मान लो मेरी जमीन है, मैं काश्तकार हो गया। अब मेरी जमीन है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बिल्कुल भूमि, इसको फ्लैट बनाना या फिर इसका जो है प्लॉट काटना, प्लॉटिंग करना चाहता हूँ। अब मैं प्लॉट तो काटूंगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस भूमि का 90B में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सोसाइटी में। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा कर ही उसका जो है नियमन हो सकता है। नियमन कौन करेगा, ये भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन 90B जो धारा है उसके अधीन इसका नियम के अनुसार इसका वो क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड होकर सोसाइटी और नियमन हो जाएगा। उस नियमन वाली जमीन पर हम नगर पालिका पट्टा दे सकती है। अभ्यर्पण मतलब क्या होता है कि मान लो कोई पंचायत की जमीन पे किसी ने पट्टा दिया, पंचायत की जमीन है, पंचायत का पट्टा है मेरे पास। पंचायत को अब मान लो 1991 की कोई पंचायत में मैंने पट्टा लिया था। अब पंचायतों के पट्टे आप जानते हो कैसे क्या होते हैं, सरपंच जो बोलता था 1991 की बात हो रही है। तो क्या होता है कि अभी, हाँ अभी क्या चल रहा है, जैसे प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है 2021। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी पंचायत के पट्टे जो पहले मिले हुए हैं उन पट्टों को जमा कराया जा रहा है, और उन पट्टों की एवज में वर्तमान में मौके पर जो कब्जा है ना आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको नया पट्टा जारी किया जा रहा है। नया पट्टा जारी किया जा रहा है उस पट्टे को, पंचायत के पट्टे को जमा करा कर। तो वो चीज है इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अपन नीचे। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है कि उक्त धारा 90B के तहत जिस व्यक्ति ने भूमि अभ्यर्पित करी है, मतलब भूमि का जो पट्टा है वो आ, उसको मिला है उस व्यक्ति को, तो उसकी भूमि पर कब्जा रखता है, मतलब वो व्यक्ति उस भूमि पर कब्जा भी रखता है ना। तो आवंटन के लिए उनकी पात्रता की जांच कर नगर पालिका को ऐसे प्रभार और प्रीमियम दर पर दोनों संदाय करने के उपरांत राज्य सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है ना, उसके द्वारा आवंटन या नियमितीकरण किया जा सकता है। मतलब क्या है कि 90वीं धारा के तहत क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने भूमि को अभ्यर्पित करी है या भूमि पर जिसका कब्जा है ना, तो उसके जो दस्तावेज है उसकी जांच करके राज्य सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पट्टा जारी करने की या उनका नियमन करने की या नियमितीकरण करने की, तो वो प्रक्रिया अपनाकर उसका जो है आप नियमितीकरण कर सकते हैं। परंतु ऐसी किसी भी भूमि का आवंटन नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। किस भूमि का आवंटन नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, कौन सी भूमि, सार्वजनिक उपयोगिता या सेवा। मतलब अब मान लो कि ये किसी का मकान है, अब ये किसी का मकान है, ये यहाँ तक मकान है, ये जो जगह है ना, ये रोड की जगह या पार्क की जगह है, मानो पार्क की जगह। अब कोई सोच रहा है कि मैं कब्जा करते 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 इसने यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब मास्टर प्लान में देखना पड़ेगा पट्टा जारी करने से पहले कि वास्तव में ये भूमि इसी की है या फिर इसने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया है। तो मतलब सार्वजनिक भूमि पर अगर कोई कब्जा कर रखा है तो और ऐसे बोले कि मुझे पट्टा चाहिए, तो वो पट्टा नहीं दिया जाएगा।
उद्यान, पौधशाला मतलब सार्वजनिक उपयोग में आने वाली सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़क मार्ग, फुटपाथ, अस्पताल, शैक्षणिक परीक्षर परिसर, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि के जो उपयोग के लिए भूमि सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित करके उस भूमि को घोषित किया है, उन भूमियों पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, भूमि आवंटन या नियमितीकरण द्वारा प्राप्त राशि, रकम, प्रभार राज्य की संचित निधि नगर पालिका निधि में जमा किए जाएंगे। मतलब नगर पालिका कोई पट्टा जारी करेगी, उसके लिए कोई शुल्क लेती है। वो शुल्क भूमि के अनुसार हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उस शुल्क को राज्य सरकार की संचित निधि या फिर नगर पालिका निधि में जमा किया जाएगा। 72 धारा 72 में क्या लिखा है, नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे कार्यों के लिए संदाय, मतलब राज्य सरकार के जो कार्य हैं, नगर पालिका के जो कार्य, उनके पालन कराने में जो आपको अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, या हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम किसी को लेते हैं, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, तो उसको जो है उनके कार्य के लिए संदाय किया जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि धारा 82 में वर्णित, धारा 82 हम आगे पढ़ेंगे। धारा 82 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका की ओर से किसी कार्य के संपादन में, तो किसी कार्य करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए निश्चित राशि वेतन प्राप्त करेगा और नगर पालिका में कार्य करेगा। सिंपल सी बात है कि राज्य सरकार जो नियम बनाएगी, राज्य सरकार जो प्रक्रिया निर्धारण करेगी नियुक्ति करने की, उसके अनुसार कोई व्यक्ति नियुक्त होगा, उसके अनुसार कोई वेतन प्राप्त करेगा और उसका वेतन प्राप्त करके ही वह कार्य करेगा। धारा 73 ये इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध, मतलब संपत्ति के अंतरण के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में यहाँ पे उपबंध दिए गए कि प्रत्येक नगर पालिका अधिनियम के शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक नगर पालिका क्या करेगी, शर्तों के अधीन रहते हुए अपनी किसी भी चल और अचल संपत्ति को पट्टे पे दे सकती है ना, किसी भी व्यक्ति को पट्टे पे दे सकती है, उसको बेच सकती है अपनी भूमि को, है ना, नियमित कर सकती है। आवंटन करने के लिए ऐसी समस्त संविधाएं, ऐसे समस्त कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविधाएं उपबंधों और प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझी जाएंगी। मतलब नगर पालिका अपनी भूमि को पट्टे पे दे सकती है, बेच सकती है, उनका आवंटन कर सकती है ना, ये नगर पालिका की जो है शक्ति है। परंतु ये देखो, परंतु परंतु किन भूमियों का ऐसे इस प्रकार से जो है उपयोग नहीं कर सकती नगर पालिका, ऐसा कोई भी पट्टा या कोई पहचान पत्र या नियमन आवंटन या किसी नगर पालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अनुरूप ना हो। मतलब अगर कानूनों के विपरीत है ना, तो ये सारी चीजें बेकार है। कहने का मतलब ये है, किसी भी सरकारी भूमि के बारे में, मतलब कोई भी सरकारी भूमि है, कोई भी सार्वजनिक भूमि है, उसके बारे में कोई पट्टा, विक्रय, नियमन, आवंटन, अंतरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विधि मान्य नहीं होगी। कब तक विधि मान्य नहीं होगी, जब तक कि उसकी पुष्टि अधिकारी द्वारा नहीं कर दी गई है। मतलब ऐसा नहीं, अधिकारी से जो है आपको वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा, कोई भी सार्वजनिक भूमि के बारे में बात आती है तो। सार्वजनिक भूमि क्या होती है उसके बारे में स्पष्टीकरण दे रखा है कि सार्वजनिक भूमि से क्या तात्पर्य है। सार्वजनिक भूमि देखो, धारा 68 की उपधारा 1 के खंड जय के अधीन नगर पालिका में निहित होगी। देखो सिंपल सी बात है, धारा 68 के अधीन सार्वजनिक भूमि किसमें निहित होगी, नगर पालिका में, जो अपन ने ऊपर पढ़ ली। जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में नजूल भूमि परिभाषित हो, मतलब भू राजस्व अधिनियम की जो परिभाषा है उसमें नजूल भूमि अगर कोई है, नजूल भूमि मतलब, नजूल भूमि का मतलब सीधा सा मैं बताऊं आपको, ऐसी भूमि जो नगर पालिका की होती है वो होती है नजूल भूमि। ठीक है, नजूल भूमि क्या होगी, जो नगर पालिका की होगी, है, जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के अधीन रखी गई हो, तो ये सारी जो है सार्वजनिक भूमि कहलाएगी। नेक्स्ट पढ़ो, तो राज्य सरकार उसमें निहित कोई प्राधिकार, नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी मान लो, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मान लो, भूमि, नगर पालिका की भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने के लिए और नियमित करने के लिए, आवंटित करने के लिए या अंतरित करने के लिए, मतलब इनमें से या तो बेचे या पट्टे पे दे दे या नियमित कर दे या आवंटन कर दे, है ना, करने के लिए किसी प्रस्ताव की शुद्धता, मतलब कोई प्रस्ताव आ गया
चीजों के लिए, तो उन शुद्धता और औचित्य की जांच करने हेतु, है ना, नगर पालिका अधिकारी दस्तावेज मंगा सकेगा। मान लो कोई आदमी आता है और बोलता है सरकारी भूमि पर ये मेरा कब्जा है, और ये मेरी भूमि है, मेरे परदादाओं ने मेरे को गिफ्ट करी है ना, कोई 1991 या 90 का कोई कब्जा चल रहा है। अब नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा कि अच्छा तेरा कब्जा है तो भाई तू कागज लेके आ जा, दस्तावेज लेके आ जा पे। तो दस्तावेजों की जांच कर सकता है तथा मामले में परीक्षण होने तक, और जब तक उस मामले में परीक्षण नहीं होगा तब तक पट्टा नियमन अंतरण आदि की कार्रवाई स्थगित रखी जाएगी। उस मामले की जब तक जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा ना, तो तब तक वहां पे कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार से कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा, नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करी नहीं जाएगी, ना तो नगर पालिका द्वारा की जाएगी ना दूसरे पक्ष द्वारा की जाएगी। उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार का या प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय होने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि अभिलेखों या दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत हितवत व्यक्ति अपनी सुनवाई करेंगे। मतलब जिसका उनमें क्या है, हित है, वह व्यक्ति अपनी सुनवाई करेंगे तथा सुनवाई करने के बाद नगर पालिका अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि उक्त भूमि पर विक्रय पट्टा नियमित आवंटन करना नियमों के विपरीत है। मतलब नगर पालिका ये मान ले कि ये वास्तव में वो भूमि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की है जो उस पर दावा कर रहा है, तो वह उक्त कार्रवाई को रद्द भी कर देगा। मतलब वह अपनी जो आवंटन करने की प्रक्रिया, नियमितीकरण करने की प्रक्रिया, उसको रद्द कर देगा और वह आदेश जारी करेगा जो वो उचित समझे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका द्वारा इस धारा के उल्लंघन करने पर दिए गए पट्टे आवंटन आवंटन अंतरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति ने नगर पालिका भूमि पर कब्जा ले लिया हो, वह ऐसा व्यक्ति राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के अंतर्गत अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा तथा ऐसे अधिभोगी को समस्त दायित्वों के संदाय करने हेतु दायी होगा। मतलब मान लो उक्त जो सारी चीजें हैं उसके बताने के बावजूद कोई भी व्यक्ति को ये लगता है कि मतलब कोई व्यक्ति नगर पालिका के नियमों के विपरीत जाकर कोई भी व्यक्ति कब्जा कर लेता है और नगर पालिका उसको ये भी सिद्ध कर देती कि ये वास्तव में दावा जो कर रहा है वो गलत है, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और गलत है ना, तो गलत होने के बावजूद भी उसको पता है कि मैं गलत हूँ, उसके बावजूद भी कार्य करता है, तो उस पर राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो बिल्कुल अतिक्रमी या अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। 74 में क्या लिखा हुआ है, स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। मतलब अचल जो संपत्ति है उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ गया है कि ऐसी संपत्ति की तालिका बनाई जाएगी और उसका जो मानचित्र है बिल्कुल नगर पालिका में होगा। देखो, नगर पालिका समस्त स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र का संधारण करेगी। कौन करेगी? नगर पालिका। आज दिनांक तक तालिकाएं और मानचित्र की प्रति 1 वर्ष के अंदर अंदर नगर पालिका द्वारा स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा कराई जाएगी। अब स्थानीय निकाय का कार्यालय कार्यालय कौन सा होता है? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का कार्यालय जो मतलब नगर पालिका का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहां पे जमा करवाई जाएगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी स्थावर संपत्ति की तालिका के मामले में परिवर्तन करता है तो एक वार्षिक विवरण तैयार कर प्रति एक निदेशक स्थानीय निकाय को भेजेगा। स्थानीय निकाय निदेशक स्थानीय निकाय को मतलब आपके, मैं सिंपल सी बात बताऊं, डीएलबी, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, है ना। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो होता है डीएलबी, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कोई जो सूचना पहले भेजी हुई है निदेशक निकाय को, स्थानीय निकाय को कोई सूचना भेजी हुई है, तो उसमें अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोई परिवर्तन कर दिया तो उस परिवर्तन की सूचना भी बिल्कुल निदेशक को भेजनी पड़ेगी। धारा 75, ये जो अंतिम धारा है आपके नगर पालिका संपत्ति की, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि नगरीय भूमि संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। नगरीय भूमि और संपत्ति के अभिलेखों का संधारण नगर पालिका क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि और निजी संपत्तियों की सम्मिलित करते हुए समस्त संपत्तियों, मतलब नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी संपत्तियां हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी संपत्तियां, उनका एक अभिलेख, मतलब उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसका रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। कौन करेगा? नगर पालिका।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा धारा 67 से लेकर 75 तक नगर पालिका संपत्ति वाला अध्याय कंप्लीट। ठीक है, और ये आपको जो पीडीएफ है वो आपको गवर्नमेंट गुरु जो टेलीग्राम चैनल है 2.0 उस पर आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देता हूँ। और अभी क्लासें अपनी रेगुलर रहेगी बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नगर पालिका नीति देखेंगे, यहाँ पर नगर पालिका राजस्व को हम देखेंगे। और हमारा कोर्स बिल्कुल हमको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो आपकी ई और आर ओ की जो तैयारी है उसको बूस्टअप मिलता रहे। आपके लिए बहुत जल्द मैं आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और रही बात अपने सिलेबस कंप्लीट होने की, सिलेबस आपका कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा। देखो, पार्ट बी की जो जिम्मेदारी है ना वो मैंने लिए, तो वो मैं करवाऊंगा आपको इस टाइम। ठीक है, तो आपका मई में पेपर है तो अपन कोशिश करेंगे बिल्कुल अपना, जैसे अभी अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर और दिसंबर और नवंबर में अपना पार्ट भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, अपन पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। एक चीज और, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे को पर्सनली उस पर मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो कि आप अपन को भी क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है इसके बारे में बिल्कुल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।